नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रण में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी संग्राम में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने सतना में कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी तंज कसा। कहा कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स चल रही है। यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को अपने समर्थकों को कहता तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को 10 तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने सतना, छतरपुर, नीमच में जनसभा को संबोधित किया। पीएम के दौरे का विंध्य और बुंदेलखंड और उज्जैन संभाग पर असर के रूप में इसे देखा जा रहा है। वहीं अशोकनगर में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। राहुल ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली बात कही। बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। किसानों की कर्ज माफी और जातिगत जनगणना के वादे भी किए। मध्य प्रदेश के रण में कांग्रेस के दिग्गज भी ताकत झोंक रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सतना के चित्रकूट में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने पूछा कि बीजेपी चुनाव से पहले ही घोषणाएं क्यों कर रही है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 1500 रुपए देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, किसानों की कर्ज माफी, जातीय जनगणना जैसे वादे भी किए। तो अब सवाल यह है भैया, दर्द क्यों हो रहा है? एक्सरे जाति जनगणना, जिस दिन जाति जनगणना हो जाए उस दिन मध्य प्रदेश के हर ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मेरे 50%, 60% आबादी है, मेरे 60% अगर आबादी है, 50% आबादी है, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है? मैं बेरोजगार क्यों हूं? अब जब मैं ये बात उठाता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ कहते नहीं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहां सबसे छोटे काम के लिए जाओ भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी की सभा को फ्लॉप बताया और कहा कि जो लिखकर दे दिया जाता है वो पढ़ लेती हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रियंका को लोग सिर्फ देखने आते हैं। मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, पर एकदम फ्लॉप शो था। जितने जनता नहीं थी उससे ज़्यादा पुलिस थी उसमें, और इसलिए एकदम फ्लॉप शो था उनका। और अब उनका जो व्यवहार है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं उनकी गलती कम समझता हूँ, उनके स्क्रिप्ट राइटर की गलती ज़्यादा है।
जो लिख के दे देता वो पढ़ लेती हैं वो, पर कभी कभी ढंग से पढ़ भी नहीं पाती है। तो पर फिर भी लोग देखने उनको आते हैं, पर यहाँ एक नंबर की जनता उनको देखने भी नहीं आई। मुझे आश्चर्य हुआ, आज बहुत ही फ्लॉप शो था उनका। छतरपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। कहा, धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। धर्म को सियासी मंच पर लाना धर्म का अपमान है। देखिए, धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। और धर्म को राजनीतिक मंच में लाना धर्म का अपमान है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसे में ओबीसी को साधने की सियासत गर्मा गई है। ओबीसी की आबादी प्रदेश में निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। एमपी में ओबीसी को साधने की सियासत चल रही है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 68 प्रत्याशियों को ओबीसी वर्ग से मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस के 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। माना यह जा रहा है कि प्रदेश में 50% आबादी ओबीसी की है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के साथ जातिगत जनगणना का मुद्दा भी गर्मा गया है। कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही है। साथ ही बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जबरन में ओबीसी हितैषी होने का होल पीटती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव ओबीसी के हितों की बात की। सबसे पहले उनको 12% आरक्षण दिया और कमलनाथ जी की सरकार ने उसको 27% आरक्षण किया, जिसको कि बाद में शिवराज जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया और 27% से उसको कम कर दिया। उधर बीजेपी ने खुद को ओबीसी की हितैषी बताते हुए कांग्रेस ने ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कही। साथ ही कहा कि ओबीसी के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस के कमलनाथ जी के विश्वस्त लोग जो आज कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और ओबीसी आरक्षण को 0 कराया। बीजेपी की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराया और आज मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू है। कांग्रेस ने 58 टिकट ओबीसी के दिए हैं, हमने 69 टिकट ओबीसी वर्ग के लोगों को दिए हैं। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके कल्याण की बात करती है। एमपी की सीटों का गणित देखें तो 72 सीटों पर ओबीसी की आबादी 40% थी। 2018 में कांग्रेस को मिला था 7। 2018 में कांग्रेस को मिली थी 43 सीटों पर जीत। 2018 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 25 सीटें। लिहाजा सत्ता की चाबी को हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने ओबीसी को साधने की जुगत जरूर लगाई है, लेकिन ये वर्ग किसका साथ देता है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचा हुआ है। पटना से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल तक नीतीश कुमार के बयान की घोर निंदा हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी नीतीश कुमार के बयान की निंदा की। कहा कि नीतीश ने महिलाओं का अपमान किया है, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों और बेटियों को जो इस तरह से बेइज्जत करे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अखिलेश पन्ना विधानसभा के अजयगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी प्रत्याशी महेंद्र पाल वर्मा के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी जातिवादी गणना करना चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता पे भरोसा है और हमें समाजवादियों के सिद्धांत और कार्यक्रमों पे भरोसा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना हो, 27% आरक्षण मिले, तभी सामाजिक न्याय का नारा पूरा होगा। जो फैसले स्वास्थ्य क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में लिए थे, 20 साल के लगभग सरकार होने के बाद भी यहाँ बड़ी संख्या में आबादी अशिक्षित हो, बेरोजगार हो। दिल्ली की सरकार कहती हो कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का भाषण जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस की वजह से देश की भी प्रोग्रेस हुई है। तो जो ये सपना दिखा रहे हैं कि 13 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से बाहर हो गई है,
तो मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग तो कम से कम गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। तो पन्ना जिले में भी तो कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे। क्या ये सच? तो क्योंकि चुनाव है और इसीलिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत मध्य प्रदेश के अंदर लगा दी है। कांग्रेस ने भी अपने सभी दिग्गजों को प्रचार के लिए मैदान में ला खड़ा किया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ जी के साथ आज हम एक खास सफर पर हैं। लगातार कमलनाथ जी सरकार बनाने के लिए और अपने पार्टी को बड़ी विजय दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सर, कितनी तैयारी कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में? हमारी पूरी तैयारी है, सब लगे हुए हैं, निष्ठा से लगे हुए हैं और जनता के सामने पूरे प्रदेश की तस्वीर है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई का साथ देंगे। सर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी और आप लगातार दौरे कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस जनता से मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि हमारा पीड़ित किसान, बेरोजगार नौजवान, दुखी छोटा व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। तो सब की आंखों में आज स्पष्ट है कि उन्होंने तैयारी करी है बीजेपी को विदा करने की। सर, लगातार दौरे कर रहे हैं आप, कई जगह पर जा रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं सरकार बनाने में इस बार? देखिए, हर चुनाव चुनौती होती है, तो जैसे हर चुनाव चुनौती होती है, ये भी चुनौती है। और बीजेपी ने तो सब कुछ केंद्र से मंत्री, उनके सांसद उतारे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि उनकी जमीन फिसल रही है, नहीं तो इसकी क्या आवश्यकता थी। और उनके सब बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार दौरे में लगे। आज आप बुंदेलखंड दौरे पर हैं, हम भी आपके साथ जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुंदेलखंड का दौरा कर रहे हैं। वो करें, स्वागत है उनका। सब पार्टी अपने नेताओं से दौरा चाहती हैं और करवा रही हैं। बुंदेलखंड में सर सूखे की समस्या होती है, पलायन की बहुत बड़ी समस्या होती है और 26 सीटें बुंदेलखंड रीजन में आती हैं। पिछले चुनाव में 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या उम्मीद देखते हैं और क्या प्लान बुंदेलखंड के लिए आपके पास? कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जब मैं मंत्रिमंडल में था, हमने 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज बुंदेलखंड को दिया था। इस पैकेज का नाम निशान नहीं, सब भ्रष्टाचार में डूब गया। और यही बात हम बुंदेलखंड की जनता को बताएंगे कि कैसे केंद्र ने मदद करी थी। केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज बनाया था और आज उसका हमें एक कौड़ी भर फायदा नहीं दिख रहा। सर, इंडी गठबंधन की लगातार चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडी गठबंधन पर हमला कर रही है लगातार। ये भारतीय जनता पार्टी जो चाहे करे, जनता समझ रही है कि ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, इसमें बाकी पार्टियों का कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश का चुनाव आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में है, लगातार आप जनता से अपील कर रहे हैं कि ये सच्चाई देखकर आप वोट करिएगा, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ऐसा क्यों? मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, 44 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। इस चुनाव का ये महत्व है कि केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। इस पार्टी में मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। कौन सी पटरी पर मध्य प्रदेश चलेगा, ये आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्वेस्टमेंट को लेकर अक्सर आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में कि निवेश नहीं आ रहा है, क्या कारण इसके पीछे आप देखते हैं? निवेश विश्वास से आता है। आप निवेश को डिमांड नहीं कर सकते, अट्रैक्ट करना पड़ता है। और मध्य प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? क्योंकि वो कदम रखते ही, उन्होंने ही मुझे कहा, कदम रखते ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। बात श्योपुर की कर लेते हैं, जहां यूरिया खाद की किल्लत से परेशान होकर नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दी। दरअसल किसान 4 साल पुराने खाद बांटने के यहां पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि खाद के कट्टों में ढेले तक बन गए हैं। बता दें कि सुबह से ही यहां दुकानों में लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। आक्रोशित किसानों ने यहां पर प्रोटेस्ट भी किया है, क्योंकि खाद की कमी से लगातार किसान जूझ रहे हैं।
वहीं जबलपुर में आरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आरपीएफ ने 1.5 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी जब्त की। सोने के जेवर मुंबई के व्यापारी के पास से जबलपुर लेकर एक कर्मचारी आया था। संदिग्ध मानकर युवक को आरपीएफ ने पकड़ा और जेवर को जब्त कर लिया। इस बारे में जीएसटी विभाग भी जांच कर रहा है। तो मुंबई से व्यापारी को देने लाया था जेवर। जीएसटी विभाग को आरपीएफ ने इसकी जानकारी दी। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर में धनतेरस का त्योहार कल मनाया जाएगा, जहां पंडित पुजारी मां गजलक्ष्मी की पूजा करेंगे। पूजा में कलेक्टर भी शामिल होंगे। धनतेरस पर मंदिर में दूध से अभिषेक किया जाएगा और दीपावली के दिन 2100 लीटर दूध से अभिषेक किया जाएगा। मां को 56 भोग लगाकर सौभाग्यवती महिलाओं के लिए कुमकुम प्रसादी स्वरूप बांटी जाएगी। लक्ष्मी के दरबार में 4 दिवसीय आयोजन होते हैं भव्य। तो धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। जो 4 दिवसीय आयोजन पड़वा तक, सुहाग पड़वा बोलते हैं दूसरे दिन, तो यहाँ पर बहुत बड़ा अभिषेक होता है। ये अभिषेक सबसे महाअभिषेक होता है ये दिवाली के दिन। तो तीन दिन अभिषेक होता है। तो 111 लीटर दूध का धनतेरस को, 151 लीटर दूध का 14 के दिन, और सबसे बड़ा अभिषेक है 2100 लीटर वाला, जो भक्तों के द्वारा अर्पण किया जाता है। माँ को सबको मौका मिलता है, ऐसे पब्लिक अपने कतारबद्ध आते हैं, अपना अपना दूध चढ़ाते हैं। ये सुबह 8 से 11 बजे तक अभिषेक होता है और ये दुर्लभ दर्शन। वहीं रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर अपने अनोखे खजाने के लिए पूरे देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। दिवाली के मौके पर इस मंदिर में कुबेर का खजाना सजता है। दरअसल हजारों श्रद्धालु मंदिर में सोने चांदी जेवरात का चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसे बाकायदा डायरी में नोट कर मंदिर में सजाया जाता है। फिर दीपावली के दिन चढ़ावे की प्रदर्शनी के बाद उसे प्रसाद के रूप में वापस लौटा दिया जाता है। ये परंपरा सालों से चलती आ रही है। एमपी अब तक में खबरें लगातार जारी है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूबे की सियासत का बड़ा अखाड़ा छिंदवाड़ा, खिलेगा कमल या जीतेगा कमल? सज गया सियासी रण, क्या इस बार बदलेंगे समीकरण? दांव पर कमल, किसका होगा कल? क्या है छिंदवाड़ा का सियासी पहाड़ा? जानिए मेरे साथ रात 8 बजे चुनाव एक्सप्रेस में।